दोस्तों, एक बार फिर गोडसे चर्चा में है। ट्विटर के इस जमाने में आपने कई बार उनके नाम का ट्रेंड चलते देखा ही होगा और पॉलिटिकल लीडर्स को भी डिबेट्स में या अपने ट्वीट्स में गोडसे का नाम लेते देखा और सुना होगा। अभी हाल ही में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान आया। इस बयान को देखते हुए एक बात तो कही जा सकती है कि कभी बंद कमरे में इस पर होने वाली चर्चा अब सोशल मीडिया पर पक्ष विपक्ष में बदल गई है और एक बड़ा मुद्दा बन रही है। अगर ट्विटर की ही बात करें तो वहाँ वेल डन प्रज्ञा और गोडसे हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। फेसबुक पर भी मैंने गांधी को क्यों मारा नाम से होम पेज सुर्खियां बटोर रहा था और हर साल गांधी जयंती पर गोडसे का नाम ट्रेंड पकड़ जाता है और उसी से शुरू होती है वाई आई किल्ड गांधी बुक की खोज। हम जैसे वो सारे क्यूरियस लोग जिन्हें सिर्फ सुपरफिशियल बातों से काम नहीं चलाना होता है बल्कि डीप रीडिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म करना होता है, एक ऐसा ओपिनियन जो किसी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड ना हो और हम एक वेल रीड और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन जाएं ताकि फैक्ट और र्यूमर के बीच की थिन लाइन हम कभी क्रॉस न करें। इन सब चीजों को अचीव करने के लिए तो हम ढेरों किताब खोजते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन इस बिजी और शॉर्ट टर्म कंटेंट वाले जमाने में एक मोटी बुक लेकर उसे पूरा पढ़ना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है और फिर हम शॉर्टकट आजमाते हैं और पहुंच जाते हैं यूट्यूब पर उस किताब की समरी वाई आई किल्ड गांधी की समरी, जिसमें बुक का सारा क्रक्स मौजूद है। ये ऑडियो बुक समरी आपके एक्चुअल बुक रीडिंग का सबसे स्मार्ट सब्स्टिट्यूट है। तो चलिए इस बुक में जानते हैं कि सोशल मीडिया पर गोडसे का जो बयान ट्रेंड कर रहा है, जो उन्होंने गांधी जी की हत्या के मामले की सुनवाई कर रहे जज के सामने दिया था। आखिर क्या था वो बयान कि जिसे सुनने के बाद अदालत में प्रेजेंट सभी लोगों की आंखें गीली हो गई थीं और कई तो रोने लगे थे। एक एडवोकेट ने तो अपने कमेंट में ये तक लिख दिया था कि यदि उस समय अदालत में प्रेजेंट लोगों को ज्यूरी बना दिया जाता और उनसे फैसला देने को कहा जाता तो अनडाउटली वे प्रचंड मेजॉरिटी से नाथूराम को निर्दोष घोषित होने का निर्णय देते। इस पूरे बयान को सुनने के लिए और गोडसे के सोच को समझने के लिए सुनिए। मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स को लीड किया है और वो एक एक्टिव लीडर के रूप में 1915 से लेकर 30 जनवरी 1948 की दोपहर तक रहे, जब नाथूराम विनायक गोडसे ने उनके जीवन का अंत करते हुए उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद नाथूराम गोडसे ने प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया। 8 नवंबर 1948 को दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले पर जब स्पेशल जज की कोर्ट में नाथूराम गोडसे से ये पूछा गया कि क्या वे अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, नाथूराम गोडसे ने एक डिटेल स्टेटमेंट के जरिए जज को अपना जवाब सुनाना चाहा। इस स्टेटमेंट के पब्लिकेशन पर बैन लगा हुआ है। चीफ प्रोसिक्यूटर सीके दफ्तरे ने नाथूराम गोडसे को कोर्ट में स्टेटमेंट पढ़ने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने इसे अपने खिलाफ लगाए आरोपों के बचाव में सबमिट करने की इजाजत दे दी। प्रोसिक्यूटर ने पाया कि मर्डर के इस मामले में नाथूराम के साथ सभी गवाह, महात्मा गांधी के साथ साथ मौजूदा रूलिंग पार्टी तक के तथ्यों पर रोशनी डाली जानी चाहिए। जनता इस मामले पर कोर्ट की ओर से शुरू से लेकर अंत तक सभी सच्चाई जानना चाहती थी। इसलिए जज श्री आत्मचरण ने वकील से कहा, मैं किस कारण जांच को रोकूं? मुझे कानूनन इसके लिए कोई वजह चाहिए, कोई ठोस कारण चाहिए ताकि मैं सारे चार्ज हटा सकूं। तो ऐसे में आपके पास कोई अथॉरिटी या कानूनी सबूत या ऐसा कोई कारण है जो आपके विरोध को सपोर्ट कर सके? लेकिन वकील के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोर्ट के सामने पेश कर जज को सेटिस्फाई कर सके। हिसार कोर्ट में नाथूराम गोडसे के स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। अगले दिन इस स्टेटमेंट के कुछ अंश समाचार पत्रों में छपे। दोनों तरफ की दलीलें और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य थे जो फिलहाल अंधेरे में ही थे। लोग ये जानना चाहते थे कि गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे पर कौन कौन से चार्ज लगे हैं। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। उनके कहे अनुसार हर राज्य में इस बयान के पब्लिकेशन पर रोक लगा दी गई, आंशिक और पूर्ण रूप से। इसके बाद सरकार ने नाथूराम गोडसे का पूरा बयान शिमला हाई कोर्ट में जून 1949 में दर्ज करवाया। नाथूराम गोडसे के कोर्ट में बयान के वक्त मीडिया कर्मी उस समय अपना पेन नोटबुक लेकर स्टेटमेंट नोट करने के लिए तैयार खड़े थे, उत्सुक थे सही रिपोर्ट जानने के लिए। नाथूराम गोडसे का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ और अंग्रेजी में पब्लिश हुआ, क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही भी इसी भाषा में हुई थी। दुनिया के हर कोने में लोग इस मामले की जानकारी को लेकर एक्साइटेड थे कि गांधी जी के हत्या वाले मामले का आखिर क्या होगा। लोग आश्चर्य में थे कि वो कैसा आदमी होगा जिसने महात्मा गांधी को मारा। उस समय के कुछ जाने माने लेखकों ने इस विषय पर लिखा। उन्होंने उस समय के हालात, जमीनी हकीकत,
जजमेंट और उपलब्ध आंकड़ों पर खूब लिखा, क्योंकि शायद वो जानते थे कि वो इतिहास लिख रहे हैं और आज की जनता भी यही पढ़ना चाहती है। कानूनन ऑथेंटिक स्टेटमेंट अब क्लियर हो चुका था और उस समय के कुछ राइटर्स ने माहौल के हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया। पढ़ने वालों ने भी अपनी खुद की राय बना ली थी और असलियत और अंदाजे के अनुसार स्टेटमेंट का अपना अपना मतलब निकाल लिया था। इस बारे में नाथूराम ने खुद कहा था कि कुछ ईमानदार इतिहासकारों ने मेरे किए गए काम को लिखा है और एक दिन भविष्य में वे सच को जरूर जान लेंगे। नाथूराम गोडसे ने जिन परिस्थितियों में ये काम किया था, उस लिहाज से वे उस समय परम पूजनीय हो गए थे। लेखक गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई हैं और महात्मा गांधी मर्डर केस में शामिल रहे थे। वे बेहद शर्मिंदा थे और अक्टूबर 1964 में जेल से रिहा हुए, लेकिन एक महीने बाद एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार किए गए और फिर 1 साल तक जेल में रहे। फाइनली 1965 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस किताब में नाथूराम गोडसे का लाल किले पर दर्ज किया गया पूरा बयान दर्ज है। इससे पहले हम आपको उस मामले की तमाम डिटेल्स, इन्वेस्टिगेशन की जानकारी बताएंगे जो स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत की गई। कैसे 15 नवंबर 1949 को नाथूराम और आप्टे के ऊपर चार्ज डिक्लेयर होने के बाद प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। इस पुस्तक में नाथूराम विनायक गोडसे के बारे में जानकारी और उसके साथियों के बारे में जानकारी सहित लेखक के अपने विचार भी हैं। गांधीवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा नाथूराम और आप्टे का विरोध होना निश्चित था। अपनी मर्जी से नाथूराम गोडसे ने अपने छोटे भाई दत्तात्रेय को ये बयान पब्लिक करवाने के लिए कहा था, जैसा लेखक ने लिखा है। किताब स्पेनिश वर्जन से ट्रांसलेट की गई है। इस किताब को छपवाने के लिए लेखक और एडिटर कमिटेड हैं। 19 सितंबर 1993, गोपाल गोडसे, द इवेंट, वो हादसा। 15 अगस्त 1947, ब्रिटिश हुकूमत के अंत के बाद ही बंटवारे का ऐलान हो गया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लोगों का पलायन जारी था, दंगे हो रहे थे, मौतें हो रही थीं, लूट रेप से पूरा मुल्क परेशान था और ऐसे में गांधी जी मुस्लिमों के हितैषी और हिंदुओं के विरोधी के रूप में अपनी इमेज बिगाड़ चुके थे। राज्यों के बंटवारे को लेकर काफी मुश्किलें थी। हैदराबाद के निजाम गांधी जी की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले थे और वे कश्मीर पर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। उन्होंने उस समय पाकिस्तान को बसाने के लिए 550 करोड़ रुपए बंटवारे के समय दिए थे। पाकिस्तान की ओर से मुद्दा कश्मीर को लेकर गरमाया हुआ था। 12 जनवरी 1948 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सरदार पटेल ने अपने एक बयान में कहा था कि हम कश्मीर को लेकर एग्रीमेंट पर बात करेंगे, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए कोई फिक्स तारीख या पेमेंट का प्रावधान नहीं रखा था। मैं बात खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि जब तक कश्मीर मसले का हल नहीं होगा, हम बाकी भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि बकाया राशि रोके जाने के बिना पाकिस्तान भारत और कश्मीर मुद्दे का हल नहीं निकालेगा। आग बुझाने के 2 ही तरीके हैं, या तो उस पर पानी डाला जाए या उसे ईंधन न दिया जाए। भारतीय सेना कश्मीर मुद्दे पर लड़ने के लिए सक्षम थी, वही भारत सरकार पैसा रोककर ईंधन रोकने वाला काम कर दिया था। ये दंगों को रोकने का और शांति फैलाने का सबसे आसान तरीका था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय भारतीय सेना को लाहौर तक कूच करने का आदेश दिए जाने का मन बना लिया था। उस समय गांधी जी दिल्ली में थे, जो भारत सरकार की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर सहमति नहीं जताई और इस पर रोक लगा दी गई। गांधी जी ने सरकार को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और गांधी जी ने उस समय भारत सरकार को भूख हड़ताल की धमकी देते हुए दबाव बनाया और कहा कि पाकिस्तान को भुगतान कर दिया जाए। आखिरकार 12 जनवरी 1948 को सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। लेकिन आप अहिंसा के पुजारी बनकर किसी तरह के अन्याय का साथ देकर समाज पर दबाव नहीं बना सकते। सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाया कि वो अपना फैसला वापस ले लें। मौजूदा सिचुएशन में सरदार पटेल को गांधी जी की भूख हड़ताल और हिंसा वाली बात पसंद नहीं आ रही थी। मौलाना आजाद ने अपनी किताब में इस बारे में लिखा है कि 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि 17 जनवरी को सरकार ने गांधी जी की सारी बातें मान ली और वो पाकिस्तान को बकाया राशि देने के लिए राजी हो गई। साथ ही कश्मीर पर बनाई सरदार पटेल की सभी नीतियां समाप्त हो गईं। भारत सरकार द्वारा 17 जनवरी 1948 को जारी की गई प्रेस रिलीज में लिखा था कि देश की भलाई और गांधी जी की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सारे विवादों को भुलाते हुए अपनी ओर से लगाए तमाम नियम कायदे कानून हटाती है। पेज नंबर 8। सरकार ने तत्काल गांधी जी की इमेज सुधारने हेतु माहौल तैयार किया और उन्होंने देश के लिए जो किया वो लोगों को याद दिलाते हुए सारी चीजें भुलाने की कोशिश की। सरकार ने तुरंत ही पाकिस्तान को दी जाने वाली शेष राशि के लिए एग्रीमेंट तैयार किया और उसे जमीन पर लागू करने के लिए राशि भेजी।
लेकिन कश्मीर का मुद्दा अभी भी जहां का तहां ही था। नाथूराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने उस समय हिंदू राष्ट्र नाम से एक डायरी लिखी, जो शायद एक पुरानी किताब अग्रणी का नया रूप था। आजादी से पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले ही देश में एक मुस्लिम राष्ट्र की जरूरत महसूस होने लगी थी, जो भारतीयों की आत्मा को लगातार कचोट रही थी। आए दिन न्यूज़पेपर में इसको लेकर वैचारिक मतभेद वाले आर्टिकल छप रहे थे। 12 जनवरी 1948 की खबर है कि गांधी जी ने पाकिस्तान को बकाया राशि दिए जाने हेतु उपवास शुरू कर दिया था, और नाथूराम गोडसे इस चीज को अच्छी तरह से जानते थे कि गांधी जी मुसलमानों के हित के लिए हिंदुओं से लड़ने को तैयार हैं। क्योंकि गांधी जी के दबाव और प्रभाव से भारत सरकार ने अपना निर्णय वापस लेते हुए पाकिस्तान को 550 करोड़ रुपए देने की हामी भर दी थी। इन सब के बाद नाथूराम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि आगे जाकर इस तरह का इंटरफेयर गांधी जी भारत सरकार के निर्णय में न करें तो बेहतर होगा, और इसके लिए नाथूराम गोडसे कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके अनुसार ये भारत के लिए जीने और मरने का प्रश्न था। 20 जनवरी 1948 को एक बम ब्लास्ट किया गया, और उसके समीप ही गांधी जी की प्रार्थना सभा चल रही थी। मदन लाल पहवा उस समय वहां मौजूद थे, जो बंटवारे के समय एक प्रमुख गवाह भी थे। पुलिस को जानकारी मिली कि षड्यंत्र में मदन लाल भी शामिल थे। हालांकि मदन लाल का षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सका, लेकिन गवर्नमेंट ने एहतियातन सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। पुलिस के एक्टिव नेटवर्क की तरह पूरे भारत में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, और ये सिलसिला अगले 10 दिन तक जारी रहा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 को ठीक 5 बजे जब गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के ग्राउंड के चक्कर काटकर लौट रहे थे, तभी बिरला हाउस में नाथूराम विनायक गोडसे ने लगातार 3 गोलियां चलाते हुए गांधी जी के सीने को छलनी कर दिया। उनके सीने से बहता हुआ लहू सीधे जमीन पर आ गिरा। 20 मिनट तक इसी हालत में छटपटाते रहे और अंतिम सांसें गिन रहे थे। गोली चलाने के ठीक बाद नाथूराम गोडसे ने अपनी बंदूक जमीन पर रखी और खुद ही पुलिस को कॉल किया। उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नाथूराम शुरू से सब कुछ जानते थे, और उन्होंने सब कुछ जानबूझकर किया था। उन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेखक के अनुसार उस समय नाथूराम गोडसे के सिर पर पागलपन, कट्टरवाद और आक्रोश सवार था, इसलिए उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद आत्मसमर्पण तक का प्लान बना लिया था। क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस और प्रशासन ने तुरंत ही ये भी पुख्ता किया कि क्या वे किसी तरह के मानसिक या शारीरिक बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। लेकिन पुलिस ने पाया कि नाथूराम गोडसे पूर्ण रूप से स्वस्थ है, और वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि उन्हें डॉक्टर को दिखाया जाए। जब डॉक्टर नाथूराम का चेकअप कर रहे थे, तो उन्होंने डॉक्टर से भी यही कहा कि डॉक्टर जल्दी से मेरा कंप्लीट चेकअप कीजिए। मेरी पल्स, हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल है और काम कर रहे हैं। तुगलक रोड के पार्लियामेंट स्ट्रीट में गिरफ्तारी से पहले नाथूराम कुछ समय के लिए विचलित हो गए थे। लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा कर रहे थे। नाथूराम जेल के अंदर आगे पीछे चलते हुए कभी सलाखों के पास आ रहा था, तो कभी दीवार के पास जा रहा था। गोपाल गोडसे के द्वारा लिखी किताब व्हाई आई किल्ड महात्मा गांधी कई बार वक्त बहुत देर तक सलाखों के पास खड़ा लोगों को घूरता रहा। एक शख्स को देखकर उसने कहा, मुझे लगता है कि आप देवदास गांधी हैं। हाँ, तुमने मुझे कैसे पहचाना और ये सवाल कैसे किया? हम हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे। आप वहां द हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर के तौर पर आए हुए थे। बिल्कुल सही हैं। और आप? मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूँ, और मैं उस समय हिंदू राष्ट्र न्यूज़पेपर का एडिटर था और वहां मौजूद था। आज आपने अपने पिता को खोया है, और इसका कारण मैं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके और आपके परिवार के दुख का कारण हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे उनसे कोई निजी दुश्मनी या बैर नहीं था। उस समय देवदास गांधी सिर्फ गोडसे को सुनते रहे। अपने पिता की हत्या करने वाले नाथूराम की सभी बातें सुनने के बाद उन्होंने नाथूराम गोडसे से कहा कि फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसका कारण राजनीति और सिर्फ राजनीति है। क्योंकि आप एक समाचार पत्र के एडिटर हैं, तो आपको शुरू से सब कुछ सुनना होगा और समझना होगा। इसके लिए आप पुलिस ऑफिसर से आधे घंटे का समय ले लें और पूरी बात सुने। लेकिन पुलिस 1 मिनट का समय देने से भी इनकार कर दिया। पेज नंबर 11, गिरफ्तारी, स्पेशल कोर्ट और पुलिस की जांच। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या के बाद तुरंत अपने आप को पुलिस के हवाले कर लिया था, और उसी रात से उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। लोगों में उसके प्रति बहुत गुस्सा था। नाथूराम का संबंध न तो बंगालियों से था, न ही सिंधियों से, न पंजाबियों से, और न ही रिफ्यूजियों से। वहीं अमृतसर, अंबाला, कोलकाता, कानपुर जैसे शहरों में खुलेआम खुशी मनाई जा रही थी। इसी बीच दिगंबर रामचरण को पुणे पुलिस ने 31 दिसंबर 1948 को अरेस्ट किया और बाद में मुंबई पुलिस को सौंप दिया। देश भर में हजारों गिरफ्तारियां हुई, जिनमें वीडी सावरकर भी एक थे।
और वहीं से सावरकर का नाम गांधी जी की हत्या के मामले से जुड़ गया। गांधी जी की हत्या के 10 दिन पहले ही 20 जनवरी को मदन लाल पहवा बम ब्लास्ट के मामले में अरेस्ट किए गए थे। इस मामले में जांच को लेकर कोई भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं गोपाल गोडसे 2 फरवरी 1948 को अपनी पत्नी को अलविदा कहते हुए घर छोड़ रहा था। मैंने अपनी पत्नी को सिर्फ ये कहा था कि मेरी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। मैं अपना ठिकाना पुणे के उपनगर खड़की को बनाया। फिर 5 फरवरी 1948 को मैं खड़की से कामसीट आ गया और कामसीट से उक्सन पहुंच गया, जो कामसीट से 10 मील दूर था। जब मैं आधा सफर तय कर चुका था तब मैंने देखा कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मुझे पकड़ लिया गया और अब मैं पुलिस की जीप में था। 6 फरवरी 1948 के दिन मुंबई में रामचंद्र जी के नौकर शंकर किस्तया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में आया। अब मैं गिरफ्तार किए गए नाना आप्टे और करकरे का साथी था, जिन्हें मुंबई पुलिस ने 13 और 14 फरवरी 1948 को अरेस्ट किया था। अब हम सभी ग्वालियर किले के जेल में कैदी बन चुके थे। 25 मई 1948 को हम सभी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में थे। सावरकर की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, तो उन्हें अगले दिन यानी 26 मई 1948 को दिल्ली ले जाया गया और फिर ऑर्थर हाईवे के जेल में रखा गया। 27 जनवरी 1948 को हम सभी लाल किले के स्पेशल जेल में पहुंच चुके थे, जहां हम सभी सावरकर और डॉक्टर परचुरे से मिले। 1947 में मुंबई विधानसभा में एक नया कानून पास हुआ, जिसे एक्ट ऑफ मुंबई पब्लिक सेफ्टी मेजर के नाम से जाना गया। इस कानून के तहत एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई, जिसमें एक जज को ये अधिकार दिए गए कि वे इस तरह के मामलों के सबूतों की जांच करें, प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं, चार्जशीट और वर्कशीट का अध्ययन करते हुए किसी भी मामले को बिना देरी किए जल्द से जल्द निपटाएं। इस वजह से अपील के समय को 60 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया था। जब हम कोर्ट पहुंचे तो वहां हमने कोर्ट का बदला हुआ माहौल और स्वरूप देखा। ये 27 मई 1948 की सुबह से जब एक विशालकाय कोर्ट रूम में हमारा प्रवेश हुआ, जो लगभग 100 फीट लंबा, 22 फीट चौड़ा एक बड़ा सा कमरा था। महात्मा गांधी हत्याकांड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मामला था, इसलिए भारत सरकार खुद इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी। जब 10 बजने में 1 मिनट बाकी था, तब जज के आने की सूचना हमें दी गई। फोटोग्राफरों ने अपने कैमरे संभाल लिए थे ताकि वो जज को कवर कर सकें। जज के आते ही उन पर कैमरे की तेज रोशनी और फ्लैश एक के बाद एक चमकने लगे। श्री सी के दफ्तर ही खड़े होकर जज को नमस्कार करते हैं और फिर कोर्ट रूम में चार्जशीट पढ़ी जाती है। पेज नंबर 13। गवाहों के स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए 2 जून 1948 को कोर्ट की तारीख लगी। 3 जून दोबारा हम कोर्ट में पेश हुए और उसके बाद हमारे ठिकाने फिक्स हो चुके थे। गवाहों के बयानों की कॉपी श्री अनाराम भोपटकर को सौंप दी गई, जो पहले से ही तय था। भोपटकर सावरकर के वकील थे। जमुना दास मेहता और अन्य वकील सावरकर के वकील को असिस्ट कर रहे थे। 22 जून 1948 को हमारे खिलाफ चार्ज लगाए गए। कोर्ट ने हमसे कहा था कि यदि हम अपने ऊपर लगाए हुए चार्ज को सही माने तो सजा कम हो सकती है। श्री सी के दफ्तरे, जो कि पब्लिक मिनिस्ट्री के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मामले में कोर्ट से गुजारिश की कि सरकारी वकील मौके वारदात पर जाकर मुआयना करें। नाथूराम, आप्टे, करकरे, मदन लाल और गोपाल दास, यानी कि मैं खुद समझ चुका था कि हमारा अगला ठिकाना अब क्या होगा। शंकर केस्टया, डॉक्टर परचुरे और सावरकर चुप थे। हमें मौके वारदात पर ले जाया गया और हमारे खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि की गई। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद ही अथॉरिटी हमें लेकर वहां से तुरंत निकल गई। गांधी जी की मृत्यु भारतीय इतिहास के एक अध्याय के खत्म हो जाने जैसा था। एक ऐसा व्यक्ति दुनिया छोड़ चुका था जिसने आज तक राष्ट्र की सेवा की और भारतीय राजनीति पर आधिपत्य रखा। बंटवारे के शिकार देश में हिंदू मुस्लिम यूनिट्स की संख्या बढ़ चुकी थी और अब उनके घाव देखने के लिए गांधी जी भी नहीं थे। शांति को पसंद करने वाले देश में लोगों की जान जोखिम में आ गई थी। अहिंसा को ताक पर रखकर हर कहीं खून नजर आ रहा था। पार्टीशन के समय निर्दोषों पर अत्याचार हुए और एक बहुत भयानक माहौल में लोग जीने को मजबूर थे। बहुत सारा खून बहाया गया और कई लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दिन ब दिन बिगड़ते हालात में स्वार्थी नेता अपनी रोटी सेक रहे थे। पेज नंबर 15। हमारे खिलाफ आरोप तय हो चुके थे और देश में अराजकता का माहौल फैल चुका था। ऐसे में राजनीति नेताओं की गलत नीयत का शिकार हो रही थी। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे उस समय समाचार पत्र के एडिटर और सीईओ के पद पर थे। समाचार पत्र का नाम था हिंदू राष्ट्र न्यूज़पेपर। अब हमें मुंबई, दिल्ली और ग्वालियर के कोर्ट में घुमाया जा रहा था। हम पर एक आरोप ये भी था कि मैं खुद, करकरे, मदन लाल पहवा, दिगंबर बड़गे और शंकर दिल्ली के मरीना होटल में जनवरी 1948 में मिले थे। लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है सिवाय दिगंबर बड़गे की जानकारी के अलावा। मरीना होटल के एक गवाह ने हमारे खिलाफ गवाही दी। ये बात 20 जनवरी 1948 की है।
एक टैक्सी ड्राइवर जिसने नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, मुझे और करकरे के साथ साथ दिगंबर और शंकर को होटल से दोपहर में बिरला हाउस छोड़ा था और फिर वहां से तीनों लोगों को कनॉट प्लेस छोड़ा। प्रोसिक्यूशन ये साबित करना चाहता था कि डॉक्टर परचुरे ब्रिटिश लोगों से मिले हुए हैं और वे इस पॉइंट पर अड़े हुए थे। ग्वालियर में उन पर हथियार रखने संबंधी धाराएं लगाई गईं। उनके पास पाए गए हथियारों से यह साबित हो गया कि वो अखंड भारत के लिए खतरा हैं। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, करकरे और मैं खुद कई बार वकील से मुलाकात कर चुके थे। सबूत वीर सावरकर के खिलाफ थे और कुल 149 गवाहों की गवाही हुई। सबूतों को इकट्ठा कर कुल मिलाकर 720 पन्नों की फाइल बनी। 8 नवंबर 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने बचाव में लिखित और विस्तृत स्टेटमेंट पेश किया। इसके दफ्तरे ने एक लंबा स्टेटमेंट तैयार किया था। स्पेशल जज ने उन्हें इस बात की इजाजत दी थी और कहा था कि आगे बढ़ो और अपना बयान तैयार करो। चार्जशीट पर दिए गए जवाब, नाथूराम विनायक गोडसे का नाम इस चार्जशीट में पहले आरोपी के रूप में मेंशन किया गया। किसी भी तरह के चार्ज लगाने से पहले मैं आदर के साथ ये कहना चाहूंगा कि कानूनन किसी भी संस्था के खिलाफ इस तरह का ट्रायल नहीं किया जा सकता। 20 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1948 दो अलग अलग वाकये हैं जिन्हें एक साथ मिलाना सही नहीं है। मुख्य चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ कई तरह के चार्ज लगाए हुए हैं जो कि उन पर अकेले भी हैं और उनके साथियों पर भी। इस हिसाब से ये भारतीय कानून के अनुसार सजा के हकदार हैं। चार्जशीट में ये भी लिखा गया कि 20 जनवरी और 30 जनवरी जो कुछ भी हुआ इसका आपस में कनेक्शन है और गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये बात साफ जाहिर है कि 20 जनवरी 1948 को हुई घटना अलग है। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई उसका इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे मुख्य आरोप जो चार्जशीट में मेंशन किया गया है वो है मेरे द्वारा गांधी जी की हत्या किया जाना। मैं मानता हूं कि मैंने ये अपराध किया है और मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि इस केस में किसी अन्य का हाथ नहीं है। मैं यहाँ एक बात और साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि प्रोसीडिंग के दौरान जो भी सबूत मेरे खिलाफ इकट्ठा किए गए हैं वो ये साबित नहीं करते कि अपराध मैंने किया है। केवल गवाहों के बयानों के आधार पर इसे माना जा रहा है। चार्जशीट पर लिखी धाराओं के अनुसार हम पर हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन का इल्जाम भी है जो अवैध है। मैं इस इल्जाम से भी इनकार करता हूं कि मैंने कभी कॉटन पाउडर शीट, हैंड ग्रेनेड्स, फ्यूज, पिस्टल, रिवॉल्वर जैसी चीजों का ट्रांसपोर्ट किया। मैंने या मेरे साथ मौजूद किसी अन्य ने 20 तारीख तो क्या कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं किया है। इसलिए मैं इंडियन आर्मी एक्ट और हथियार रखने संबंधी किसी भी धारा का दोषी नहीं हूँ। मुझ पर आरोप सिद्ध करने का मुख्य आधार गवाह नंबर 57 दिगंबर बड़गे के बयान को माना जा रहा है, लेकिन चार्जशीट के पैराग्राफ नंबर 6 में साफ लिखा है कि वो अनबिलीवेबल गवाह है। मैं मानता हूँ कि मैं गवाह नंबर 57 को जानता हूँ, लेकिन ये भी सत्य है कि मैंने कई सालों से उससे मुलाकात नहीं की और न ही कभी उसके घर गया हूँ। उनका कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र के मेरे ऑफिस पर 10 जनवरी को आए थे, लेकिन ये सरासर गलत है क्योंकि अपराधी नंबर 2 आप्टे मेरे साथ थे और उनके अनुसार ये पूरी तरह गलत और झूठ है। मेरा ऑफिस है, हथियारों के लेन देन संबंधी जो आरोप लगाए गए हैं वो भी झूठ है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं 14 जनवरी 1948 को न तो दिगंबर से मिला न उन्हें मैंने देखा।